ठीक है बच्चों, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए चैप्टर 1 जो है साइंस का वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए काफ़ी मेहनत की, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें हम कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का अर्थ क्या है। तो जो मतलब है वो समझने की कोशिश करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सिंपली बात कर रहे हैं कि जब भी कोई एक या एक से ज्यादा पदार्थ, जिसको हम अभिकारक कहते हैं, वो आपस में मिलकर क्या करे, कोई नए पदार्थ यानी उत्पाद को बनाए, तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास दो चीजें, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास, उसे क्या कहेंगे हम? अभिकारक। और जो राइट हैंड साइड में, उसको क्या बोलेंगे हम? उत्पाद। तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में अभिकारकों के अणु टूटते हैं और नए अणु बनते हैं, ठीक है, जिनसे उन पदार्थों के रासायनिक गुण या रासायनिक कैरेक्टर बदल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई अभिक्रिया होगी जिसमें कुछ पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बना देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, देखें एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है? एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है आपका कि भाई लोहे और सल्फर में अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी। तो जब लोहे और सल्फर को गर्म किया जाता है तो ये दोनों आपस में मिलकर नए पदार्थ यानी लोहा सल्फाइड बनाते हैं, FeS जिसको बोलेंगे आप। इसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है कि आपका ये लोहे का सिंबल है जिसको आप Fe बोलते हैं, और ये आपके सल्फर का है। दोनों से मिलकर क्या बनेगा? आपका आयरन सल्फाइड बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है कि हमें अगर वाटर बनाना है यानी जल बनाना है, तो जल बनाने के लिए क्या होगा? हमारे पास दो चीजें, एक तो हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। इनको इनके अनुपात में मिलाकर मिलाते हैं हम, तो फिर जो बनता है वो क्या कहलाता है? जल कहलाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास और यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों की जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली ये जो दोनों हैं, ये दोनों आपके अभिकारक हैं। अगर अभिकारक एक से ज्यादा होते हैं तो बीच में क्या लगा देते हैं? प्लस लगा देते हैं। अब अभिकारक के बाद अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसको दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं? तीर का निशान। और तीर के निशान के दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पर हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। अगर ये भी एक से ज्यादा है तो इनमें भी हम क्या करेंगे? इनमें भी हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है हमारा जो बहुत मेन एग्जाम्पल है, पहले चैप्टर के पहले पेज पे दिया हुआ है ना। मैग्नीशियम रिबिन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं? दहन करते हैं या कंबशन करते हैं, उसका जलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इसमें मैग्नीशियम तेजी से जलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया देखें। Mg लिया हमने, ऑक्सीजन लिया, जो बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है, और ऑक्सीजन क्या है? वायुमंडल में पाई जाने वाली एक गैस है। जब दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो एक सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये उत्पाद है। ये क्या है? उत्पाद है। ये इस प्रक्रिया में जो होता है बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। एक चीज और देख लें, इसी चीज को हम आगे ही पढ़ेंगे। जहां भी हमें ऊष्मा मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे जिसमें हमें हीट मिलती है। ठीक है, मैग्नीशियम वाली अभिक्रिया को कराने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ये तब जब आपसे वो एक्सप्लेन करवाए क्वेश्चन को ना, व्याख्या करवाए। तो आपको क्या चाहिए फिर? मैग्नीशियम रिबिन चाहिए, दिया सलाई या बर्नर चाहिए, चिमटी यानी टोंग चाहिए हमको, और चीनी मिट्टी की तश्तरी चाहिए जिस पर उसकी राख गिरेगी। ठीक है, अब प्रक्रिया देख लेते हैं। एक साफ मैग्नीशियम रिबिन ले, यदि रिबिन की सतह धुंधली हो तो उसे सैंड पेपर से रगड़ लें। रेगमाल आता है ना, आपने देखा होगा। रेगमाल से क्या करें? उसको घिस लें ताकि इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है वो हट जाए। ये वाइवा के क्वेश्चन है बेसिकली। चिमटी की मदद से रिबन को पकड़ लें और रबर रिबन को बर्नर या माचिस की सहायता से जला दें। अब जलने पर हमें श्वेत ज्वाला और प्रकाश मिलेगा। ठीक है, देखेंगे कि एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है और जलने के बाद सफेद रंग का पाउडर तश्तरी में गिरता है जो इसकी व्हाइट एश यानी सफेद राख है। मैग्नीशियम रिबिन जलते समय तेज प्रकाश उत्पन्न करता है। जलने के बाद सफेद रंग का पाउडर बनता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है, और इसकी संतुलित समीकरण हमने ऊपर देख ली। अब इसी से मिलते जुलते सवाल जो है आपके, वो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए आप सवाल देखें। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये।
कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है? मैग्नीशियम रिबन की सतह के ऊपर ऑक्सीजन से क्रिया करके एक परत चढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी रहेगी और हम इसको जलाने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरीके से जल नहीं पाएगा, जलने में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन जलने पर किस प्रकार की रोशनी उत्पन्न करता है? तो चमकदार सफेद रोशनी उत्पन्न करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल अगेन, जलने के बाद कौन सा पदार्थ बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसको हम MgO कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर ये पूछा जाए आपसे कि मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इस पूरी रिएक्शन में एक वर्ड आया जिसको हम बोलते हैं दहन यानी कंबशन। तो दहन और कंबशन की परिभाषा भी देख लें एक बार, क्या होती है। ठीक है, अगर कहीं पूछ लिया जाता है तो हमें याद तो हो। तो देखिए जरा, सिंपल है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे दहन कहते हैं। ठीक है, जब कोई पदार्थ तेजी से ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करे और उसमें दो चीजें निकले, एक तो ताप और एक प्रकाश, तो इसे क्या कह देंगे? दहन कह देंगे हम लोग, है ना। अब जैसे इसमें देखें, उदाहरण देखें अपन, लकड़ी का जलना, दहन की सामान्य समीकरण क्या है? एक तो हम ईंधन लेकर आएंगे, चाहे कोयला हो चाहे लकड़ी हो, कुछ भी हो, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे? बर्न करेंगे, तो हमारे पास दो तीन चीजें मिलती है। एक तो मिलता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिलता है हमको H2O वाटर, और एक मिलती है हमको ऊर्जा। ठीक है, अपने घर के आसपास मौजूद ऐसे पदार्थों को खोजिए जिनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो या हो चुकी हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को नोट कीजिए। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपके जो बड़े सवाल होते हैं 3-4 नंबर के, उसमें आते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ वो आपसे उसकी समीकरण भी पूछ सकता है। तो हम देखते हैं इसमें, सबसे पहला है हमारे पास, देखें, जंग लगना तो हम सबने देख रखा है। बेसिकली बारिश के अंदर, अभी जो मौसम चल रहा है उसके अंदर ये ज्यादा तेजी से होने लग जाता है, जंग लगना, है ना। तो लोहे की वस्तु पर जब भी नमी और हवा के संपर्क में आती है तो आने से उसमें जंग लगना स्वाभाविक है। इसी रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। तो देखें, लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर लोहा ऑक्साइड बनाता है। तो ये है आपका Fe यानी आयरन, लोहा। ये आपका ऑक्सीजन, जब ये वाटर के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? लोहा ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, फिर आता है लकड़ी का जलना। ये तो बेसिकली बहुत बार हमने देखा होगा, मम्मी वगैरह खाना वगैरह बनाती है तब भी होता है। ठीक है, तो लकड़ी जब जलती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। लकड़ी की संरचना जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और ऊर्जा बनाती है। ध्यान रखें, जब लकड़ी जल रही होती है तो ज्वाला का जो रंग होता है वो या तो ऑरेंज या फिर येलो होता है, लेकिन जब हम LPG को काम में लेते हैं तो ब्लू कलर की होती है। तो बेसिकली ध्यान रखें, जो पूरी तरीके से नहीं जलेगा, जिसके अंदर थोड़ी सी मात्रा है नमी की और इस चीजों की, तो फिर वो पीली और लाल ज्वाला देगा, और जो पूरी तरीके से जल जाएगा वो ब्लू कलर की ज्वाला देता है, जैसे हमारा LPG। ठीक है, अब दूध का खट्टा होना, जब कभी बहुत लंबे टाइम तक हम दूध को नहीं संभालते तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसकी सहायता से वो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, उस एसिड को लैक्टिक एसिड बोलते हैं हम। ठीक है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है, जिससे दही बनाने के काम में भी आता है। एक और है हमारे पास जो दैनिक दिनचर्या में हम देखते हैं, वो है खाना पकाना। खाना पकाने के बाद खाने के रासायनिक बदलाव हो जाते हैं। अब वो कच्चा नहीं हो सकता दोबारा, तो अगर जो भी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय, जो पीछे नहीं आ सकती, उसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया। अभी हमारे आसपास होने वाली अभिक्रिया है सारी की सारी, जिनमें पदार्थों का रूपांतरण हो रहा है और दोबारा वापस वो पलटकर पुरानी स्थिति में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण की परिभाषा दे देते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। ये सेकंड टॉपिक है हमारा। रासायनिक समीकरण एक संक्षिप्त रूप है जिसमें अभिकारक और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। ना तो हम उसकी, चाहे तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास है शब्द समीकरण, जिसमें हम पूरा नाम लिखेंगे मैग्नीशियम, और एक हम उसकी जगह सिर्फ उसका सिंबल या उसका जो क्या कहते हैं सूत्र, उसको लिख देंगे, जैसे Mg। तो वक्त बच गया हमारा। तो ये है हमारी रासायनिक समीकरण, और इसमें क्लियरली मेंशन है, देखो हमारे पास Mg, मैग्नीशियम की जगह हमने क्या लिखा है? Mg, या फिर हम पूरा मैग्नीशियम लिखे इस तरीके से। ठीक है, तो बड़ा वक्त लगने वाला है इसके अंदर, तो ये नहीं लिखेंगे ना। फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी इसकी, तो बन गया वही मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये अपने आप में एक संतुलित अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर अगर अपन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास Mg है वो 2 है, तो राइट हैंड साइड में भी Mg कितने हमारे पास? 2 है।
ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन इधर भी कितने हैं, 2 हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो किसने दिया था भाई, आपके लेवासी ने दिया था, ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो ये समीकरण है ये किसके रूल को फॉलो करती है, लेवासी के रूल को फॉलो करती है, ठीक है। अब अभिकारक पे आ जाते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद उत्पाद बनाते हैं। तो क्लियरली मेंशन अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा Mg था और O2 था, ये दोनों हमारे लिए अभिकारक हैं। अब इनसे बनने वाली जो चीज है जिसको आप प्रोडक्ट बोलते हो यानी उत्पाद बोलते हो वो ये है MgO। इसका नाम क्या है आपके लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फिर बीच में ये जो तीर का निशान है ये क्या बताता है, तीर का निशान बताता है हमको कि अभिक्रिया किस तरफ से किस तरफ हो रही है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से किस तरफ हो रही है, वो राइट हैंड साइड हो रही है, ठीक है। प्लस का निशान क्या बताता है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा अभिकारक के उत्पाद है तो उनको जोड़ने का संकेत कौन देता है, मैं प्लस का निशान देता। क्लियर है, ओके। अब आते हैं आगे, ये बता ही चुका हूं मैं रिएक्टर और ये आपको, ये है हमारा तीर का निशान। देखें तीर का निशान क्या बता रहा है, प्रतिक्रिया की दिशा यानी अभिकारक और उत्पाद बता रहा है। संयोजन चिन्ह क्या है हमारा कि भाई एक से ज्यादा हमारे पास अभिकारक और उत्पाद है, वो प्लस है। अगर ये संतुलित ना हो तो क्या होता है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होती तो दोनों ओर के परमाणु बराबर नहीं होंगे, तो उसे संतुलित करना आवश्यक है ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो सके या पूरा हो सके। ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमको जितने भी अणु हैं उनको बराबर रखना है। अच्छा, जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती उसको क्या कहते हैं हम, असंतुलित अभिक्रिया। क्या कहते हैं, असंतुलित। असंतुलित अभिक्रिया का दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लें आप, कंकाल समीकरण या कंकालीय समीकरण, ठीक है। इसको स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं, जिसमें प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले आपके अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र तो लिखे होते हैं लेकिन अणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहां देख लेते हैं अपन, देखो अब क्लियरली मेंशन है कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, पर इधर ऑक्सीजन 2 है और यहां पर क्या है, 1 है। देखें आप, तो ऑक्सीजन क्या है यहां पर, संतुलित नहीं है, तो इसलिए ये कंकाली समीकरण कहलाएगी, ठीक है। अब अगर इसको संतुलित करना है तो क्या करेंगे, सिंपल है, हमें पहले किसको संतुलित करना है, ऑक्सीजन को। तो हमने ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इसके आगे क्या लगा दिया, 2, तो ऑक्सीजन यहां भी 2 हो गई और यहां भी 2 हो गई। पर एक काम और बिगाड़ बैठे हम कि हाइड्रोजन कितने हो गए इधर, अब 2 2 जा 4 हो गए और यहां पर कितने हैं, ओनली 2 थे, तो इसके आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2, ताकि यहां भी हाइड्रोजन कितने हो जाए, 4 हो जाए। क्लियर है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी हमारी, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे जितने भी अणु हैं उनकी संख्या बराबर है। असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा आपको बता चुका हूं मैं, इसको कंकाली समीकरण कहते हैं जिसमें संख्या समान नहीं होती है परमाणुओं की। क्लियरली मेंशन है, देखें आप, किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती तो उसे क्या कह देंगे हम, असंतुलित कह देंगे, ठीक है। कंकाल समीकरण पे आ जाते हैं। अब वे असंतुलित समीकरण कहलाती है जो उसका जिसके अंदर आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अणु बराबर ना हो, ठीक है। अब इसी के बाद आपका मेन टॉपिक है जो बहुत बार पूछा जाता है, तो अब हम इसको भी पकड़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के स्टेप्स देख लेते हैं ना। तो देखिए ये हमारे पास एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ये अभिक्रिया हमारे लिए संतुलित नहीं है, क्यों, Fe ही देख लो, यहां पर 1 है और यहां पर 3 है। हाइड्रोजन तो संतुलित है भाई, है ना, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। ऑक्सीजन को देखो आप, यहां पर 1 है और यहां पर 4 है, इसमें तो बहुत बड़ा गैप है। अब आगे देखते हैं, अब बॉक्स बना लेते हैं हम, है ना। बॉक्स बनाकर हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं, तो 3 तत्व हैं, Fe है, H है और O है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि ये कितना है, इधर 1 है, इधर 2 है और इधर, और राइट हैंड साइड में देख लें, राइट हैंड साइड में ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है। तो हम देखें कि H तो हमारा क्या है भाई, बैलेंस है, लेकिन हमारा Fe और O बैलेंस नहीं है। तो हम Fe को बैलेंस करने चलते हैं सबसे पहले ना। तो राइट हैंड साइड में देखिए हम, हमारे पास Fe कितना है, 3, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या लगा देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया हमने, तो Fe तो हो गया बैलेंस। क्लियर है। अब आते हम किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखो यहां पर 4 है, किसके अंदर, Fe के अंदर, और H2O के अंदर कितनी है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हमें पता है यहाँ 4 है, तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, और 4 से जब ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4 हो गई और ये भी 4 हो गई। पर जैसे ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करा, हमने हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया। कैसे, देखो 4 2 जो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 8, और यहाँ पर कितने 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के आगे भी क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 4।
तो ये हमने फाइनली क्या लगा दिया यहाँ पर 4। अब आप एक काम करो, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं हम लोग, Fe, H और O। लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितना है 3, H कितना है 8 और ऑक्सीजन कितना है 4। राइट हैंड साइड में Fe कितना है 3 और H कितना है 8 और ये कितना है 4। तो हो गया ना बैलेंस, क्लियर है? ये टेबल में बता दिया हमने। अब फाइनली जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि इनकी भौतिक अवस्थाएं लिखेंगे। भौतिक अवस्थाएं कितनी है हमारे पास? एक तो सॉलिड हो गई यहां पर Fe और H2O भी क्या है हमारा लिक्विड है, मगर इसको हम गैस की फॉर्म में लेंगे। किसकी फॉर्म में लेंगे? क्यों? क्योंकि बारिश के वक्त में जो हवा है उसमें पानी की बूंदें मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि हमको यहां पर जो पानी है उसको गैस की फॉर्म में लेना है, ठीक है? और जो गैस निकल रही है वो कौन सी? हाइड्रोजन। इसके अलावा एक और हमारे पास अवस्था है जिसको बोलते हैं हम एक्वस, ठीक है? चूने को मिला दो पानी में, बन गया एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकार। तो सबसे पहला टॉपिक पकड़ लेते हैं इसका। सबसे पहला वो है हमारा संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब है भाई दो चीजें आपस में जुड़ेगी, दो या दो से ज्यादा अधिक चीजें जुड़ेगी और नया पदार्थ बनाएगी, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी, इसे क्विकलाइन या चूना पत्थर कहते हैं और ये एक सफेद ठोस पदार्थ होता है। H2O यानी पानी। तो पानी को जब हम इसमें मिलाएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक चूना पानी है या चूने का पानी है, ठीक है? इसे इंग्लिश में स्लैकलाइम बोलते हैं सॉरी। दूसरी चीज, ये क्षारीय होता है। क्षारीय हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे अम्ल और क्षार। तो ये क्षारीय होता है जिसको इंग्लिश में हम एल्कलाइन बोलते हैं। जहां भी मैं एल्कलाइन बोलूं और समझ जाइएगा कि क्षार को हमने पानी में डाल रखा है। इसे दीवारों पर सफेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शायद आप आपके घर के किसी बड़े से पूछें तो वो आपको बताएगा कि पुराने जमाने में जो है हम लोग पुताई किया करते थे चूने की, तो ये वही चूना है, ठीक है? क्यों करते थे चूने की पुताई, उसके बारे में भी देख लेते हैं। सारी नॉलेज लेके जाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सफेद पाउडर है, उसका पेस्ट बना देते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को, तो जब उसको पानी में डालते हैं तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है और गैसेस रिलीज होती है, ठीक है? वो हीट रिलीज होने की वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी, ठीक है? ये दीवारों को नमी से बचाता है, फफूंदी और जीवाणु को रोकता है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा जब आप किसी जंगल वाले एरिया से या किसी रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं तो उस पेड़ के तने के ऊपर जो होता है हमारे 3 तरह के लेयर होती है। एक तो होता है हमारा गेरू, एक होता है हमारा चूना और एक होता है हमारा गेरू। ऊपर नीचे गेरू, बीच में चूना, या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऊपर नीचे चूना, बीच में गेरू, है ना? ये क्या करता है? पेड़ों के ऊपर जीवाणु, कीटाणु, फफूंदी इनको ऊपर चढ़ने से रोकता है ताकि पेड़ थोड़े लंबे टाइम तक सरवाइव कर सके। साथ ही दीवारों की सुंदरता और सफेदी बनाए रखने के काम भी कोई आता है आपका पुताई आती है, ठीक है? आज भी बहुत सारे लोग करते हैं दिवाली के कुछ टाइम पहले। अब देखें आप, जब ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है ना, तो ये जो बनाता है उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? जो दीवार की सतह को मजबूत बनाता है। ये चमकदार होता है, सफेद होता है, ठीक है? तो चूना पत्थर पानी मिलाकर चूने का पानी मिला, दीवारों पर सफेदी करने के काम आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया जिसको हम चूने का पानी बोल रहे हैं। ये दीवार के ऊपर फफूंदी, जीवाणु उससे बचाता है और उसको चमकदार बनाता है, ठीक है? अब आ गई आपकी वही जो हम बात कर रहे थे कि ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखो, इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। एक्सो यानी एग्जिट। एग्जिट किसकी हो रही है? थर्मिक। थर्मिक यानी हीट की। जब हीट बाहर निकले तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? एक्सोथर्मिक, है ना? तो जैसे हम कोयले को जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 बन रही है और हीट बन रही है, और जब हीट बाहर निकल रही है तो ये क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी। क्लियर है? लकड़ी का जलना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जलना। हाइड्रोजन भाई हमारा भविष्य का फ्यूल है, याद रखें ना। ऊर्जा रिलीज होती है, प्रतिक्रिया के बाद तापमान बढ़ता है, ऊर्जा को हीट के रूप में बाहर निकालता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आएगी एंडोथर्मिक। एंडो मतलब हीट एंटर कर रही है अंदर। एंटर कर रही है तो क्या कहेंगे उसको? आप बोलोगे ऊष्माशोषी, ठीक है? ऊष्मा अवशोषक अभिक्रिया, ठीक है? इसमें ऊष्मा अंदर ली जाती है।
तो हमारे पास क्या अगेन वही कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट देते हैं तो हमारे पास बनता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। और मैंने कहा था अभी इसी के अंदर तो हमने क्या मिलाया था, पानी, पानी मिलाकर हमने क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था ना। तो ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा। अब चूने पत्थर का ताप द्वारा टूटना, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी। प्रतिक्रिया के दौरान तापमान कम हो सकता है और ऊर्जा बाहर चली जा सकती है, बिल्कुल लेती है, क्लियर है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ में दे दिया हमको ना, एक्सो के अंदर क्या होगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी उष्मा के रूप में, और एंडो में क्या होगा, ऊर्जा अंदर जाएगी। जैसे लकड़ी का जलना और हाइड्रोजन का जलना, चूना पत्थर का ताप से टूटना, ये क्या कहलाएगी आपकी, दोनों अभिक्रिया आ गई, उष्माक्षेपी उष्माशोषी। एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसके बारे में आपको बता रखा हूं, उसके बारे में ये पूछा जाता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये एक जैव रासायनिक अभिक्रिया जीवों में होती है, रासायनिक अभिक्रिया हरे पेड़ पौधे शैवाल वगैरह में होती है। सूर्य के प्रकाश में बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर हमें कहां से मिल जाता है, जमीन से मिल जाता है। बनता क्या है, बनता है ग्लूकोज, और क्या बनती है, ऑक्सीजन। देखो आप इसमें क्रम के अनुसार याद रखें, CO2 से बनने वाला पदार्थ कौन सा आपका, ग्लूकोज, और वाटर से बनने वाला पदार्थ कौन सा आपका, ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा ना। तो 6 हमने कार्बन डाइऑक्साइड के वो लिए अणु, और 6 हमने पानी के लिए लिए। सूर्य का प्रकाश दे दिया, क्लोरोफिल दे दिया, अभी जो हमें मिला वो मिला हमें ग्लूकोज और CO2, सॉरी 6O2 यानी ऑक्सीजन मिल गई। तो ऑक्सीजन हमें इसी प्रक्रिया के थ्रू मिलती है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम सूर्य का प्रकाश यानी कि गर्मी दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो ये कौन सी कहलाएगी आपकी, उष्माशोषी, ठीक है। ये सभी के नाम है और सभी के फॉर्मूले, जैसे हमने बोला CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोला, H2O को जल यानी जो मिट्टी से मिलता है उसको, C6H12O6 यानी ग्लूकोज यानी शर्करा कहलाएगी, ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में छोड़ी जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। इसके अंदर एक मेन चीज है कि प्रतिक्रिया जो होती है पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होती है, जिसको आप हरित लवक कहते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल जो होता है सूर्य की रोशनी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उससे क्या बनती है, ATP यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, ऊर्जा की करेंसी, ठीक है। और NADPH इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं जो रात के टाइम पे खाना बनाते हैं, ठीक है। जल अणु का विघटन यानी फोटोलाइसिस होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। क्या इसी तरीके की अभिक्रिया रात में होती है, बिल्कुल होती है। इसको डार्क रिएक्शन और केल्विन चक्र बोलते हैं हम। इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ये ATP और NADPH का उपयोग करती है। मैंने कहा था ना आपसे, रात में ये इसी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा, आपका ग्लूकोज बनाएगा, क्लियर है। महत्व क्या है इस अभिक्रिया के होने का, यह अभिक्रिया पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करती है, आहार श्रृंखला की आधारशिला, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, सबसे पहले यही बनते हैं। ये वातावरण से CO2 को हटाने में मदद करते हैं, जिससे जलवायु संतुलन बना रहता है, ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। अब आती है रेस्पिरेशन रिएक्शन, इसी की उल्टी है, थोड़ा सा मामला देखो कैसे करते हैं चेक। वे जीव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु, पौधे और जानवर अपने शरीर में भोजन, मुख्यतः ग्लूकोज को जलाकर, किसको जलाते हैं, ग्लूकोज को। वहां हम बना रहे थे ग्लूकोज, यहां हम जलाएंगे ग्लूकोज को, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ये ऊर्जा जीवों की गतिविधियों के लिए आवश्यक है। जब हम ऊर्जा दे रहे थे तब ग्लूकोज बन रहा था, अब ग्लूकोज जला रहे हैं तब ऊर्जा मिल रही है। श्वसन की अभिक्रिया देख लेते हैं अपन, क्या होता है इसके अंदर। ये एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया जिसमें भोजन के अणु जो होते हैं यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। क्या क्या बनाता है भैया वो भी देख लेते हैं। वहां बन रही थी ऑक्सीजन, यहाँ क्या बनेगा, हमारे CO2 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। ये जो वाटर है ये पसीने से या यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन में जब हम खाना खाते हैं, चीनी ग्लूकोज, उसे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के साथ जलाकर ऊर्जा बनाते हैं ताकि हमारा शरीर काम कर सके। अब अभिक्रिया यहाँ देखिए, आपने प्रकाश संश्लेषण देखा, C6H12 ग्लूकोज उधर था, तीर के निशान के उधर, अब ये इधर आ गया 6O2, हम जो मुंह से सांस ले रहे हैं वो। इन दोनों की अभिक्रिया से जो बना, एक तो बना कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालेंगे। ध्यान रखना, ये हम लगभग 21% अंदर लेते हैं और 16% बाहर निकाल देते हैं इसको, और ये लेते हैं 0.03% और 4.5% हम बाहर निकालते हैं किसको, CO2 को। वाटर हम यूरिन के थ्रू, आंसू के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। और ATP में फुल फॉर्म पहले बता चुका हूं, फिर सुन ले आप, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। श्वसन भी दो प्रकार का होता है, ऑक्सीजन युक्त और
अनऑक्सीजन युक्त, यानी एरोबिक और अनएरोबिक। जब भी ऑक्सीजन उपस्थिति में होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीजन वाला। और जब भी ऑक्सीजन के बिना होगा या कम ऑक्सीजन में होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, जैसे दही में बैक्टीरिया का बनना और लैक्टिक एसिड बनना। जब भी हमारे हाथ ऊंचे करा देती है मैडम बहुत देर के लिए तो हाथों में लैक्टिक एसिड बनता है, इसकी वजह से वो दर्द करने लगता है, तो वो नीचे करना पड़ता है हाथों को, फिर थोड़ा दबाओ तो आराम मिलता है। ठीक है। श्वसन से भी क्या होता है, जीवों के जीवन के लिए जरूरी है, मांसपेशियां काम करती है, कोशिकाएं बनती है। ठीक है। अब हम हमारी अभिक्रिया के प्रकार में सेकंड वाले पर आ गए, जिसका नाम है आपका वियोजन अभिक्रिया या वियोगजन या विघटन अभिक्रिया। ठीक है। इसमें क्या, उसमें क्या हो रहा था, जुड़ रहे थे, इसमें क्या होगा, टूटेंगे। तो कोई भी एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक में विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अलग अलग चीजों में बदल जाएगा, इसके बारे में देख लेते हैं हम। ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, यानी अगर हमें वियोजन कराना है तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वो हम दे देते हैं। ठीक है। तो पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कोई यौगिक गर्म करने पर टूटता है तो उसे तापीय विघटन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास KClO3 दिख रहा है। अच्छा, ये याद नहीं हो तो हमारे पास अभी एक रिएक्शन थी CaCO3, इसको हमने हीट किया था। हीट के लिए सिंबल क्या है हमारा, ट्राइंगल। फिर क्या बनेगा हमारे पास CaO और CO2। ठीक है। तो ये वाली भी याद कर सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, एक ही रिएक्शन दो जगह याद हो जाएगी। ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये बुक में आपको दे रखा है, एक्टिविटी बना रखी है, उसके अंदर एक बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड बना रखे हैं, एक तरफ H2 और एक तरफ O2 दे रखा है। ठीक है। इसे विद्युत अपघटन कहते हैं, यानी जब भी हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो हमें 2 गैसेस मिलेगी, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड पे, H2 और O2। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा आपका ये और पॉजिटिव पे जाएगा ये, क्योंकि ये खुद होता है पॉजिटिव तो ये जाएगा नेगेटिव पे, ऑक्सीजन होता है नेगेटिव तो जाएगा पॉजिटिव पे। क्लियर है। तीसरी तरह की अभिक्रिया कौन सी हमारी, इसी में ही प्रकाशीय विघटन। जब हम क्या देंगे, सनलाइट देंगे। क्या देंगे हम, सनलाइट। तो बड़ा आसान है, इस तरीके से आप AgBr ले लें, उस पर सनलाइट दे दें। सनलाइट के लिए भी सिंबल है H, वो दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा, Ag मिल जाएगा और Br मिल जाएगा। हाँ ना बोलो भाई। क्लियर है। फिर आता है हमारा, ध्यान रखिए AgBr और AgCl वाली रिएक्शन जो है हम शाम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में लेते थे पहले, ये उसका उपयोग है। फिर आता है कैटलिस्ट, उत्तेजक विघटन। जब हम किसी ना किसी कैटलिस्ट को डालते हैं बीच में तो H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उससे हम वाटर और ऑक्सीजन बनाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, इससे बनाते हैं। ठीक है। जब हम ये कैटलिस्ट डालते हैं तब जाकर आपकी अभिक्रिया संपन्न होती है। अब आते हैं हम इसी के अंदर एक मेन चीजें जो बार बार क्वेश्चन में पूछ ली गई है। जैसे अगर हम देखें, एक आपके टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर, वो आगे आएगा, लेकिन यहां पर इस चीज को समझ लें आप, क्योंकि यहां पर ये टॉपिक में आ रहा था। तो कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट ये है आपका, इसको आप नीला थोथा भी बोलते हो, है ना, ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा। इसके अंदर देखिए आप, ये जो डॉट है ना, ये डॉट बता रहा है कि कितने जल के अणु इसके अंदर मिले हुए हैं। तो आपको पता है कितने जल के अणु क्रिस्टल बना के बैठे हुए, 5। इसी तरीके से आपके पास धावन सोडा, धोने का सोडा, उसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। तो डेका क्यों बोला, क्योंकि 10 को डेका बोला जाता है। जब हम कार्बन पढ़ेंगे तो नेमिंग के अंदर पढ़ लेंगे इसको ना। ये वॉशिंग सोडा होता है, सफेद कलर का होता है। फिर मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा किसको बोलते हैं, 7 को बोलते हैं, इसको एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। तो आपसे एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये बता दीजिएगा ना। फिर आता है हमारे पास जिप्सम, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने के बाद बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये रहा, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट और डॉट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा, इसमें 1.5 पानी मिलाने पर हमें क्या मिल जाता है, जिप्सम। अब वो हाथ वगैरह पे फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तब भी, और ऊपर वो फॉल सीलिंग के ऊपर काम करते हैं, वो भी आपका इसी से होता है, जिप्सम से। ठीक है, POP से। फिर आता है आपका ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल यानी हरा थोथा। हरा थोथा आपका FeSO4.7H2, यहाँ पर जल के 7 अणु मिले हुए हैं। ZnSO4.7H2 में भी क्या है, 7 अणु मिले हुए हैं। ये सफेद थोथा आपका सफेद कलर का होता है बेसिकली, ना। ठीक है, यही मैं कह रहा था आपसे कि POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल का अणु होता है, उसमें हम क्या करते हैं, 1.5 जल का अणु और मिलाते हैं, और जब मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 जल के अणु, जिसको जिप्सम बोलते हैं। ठीक है। चिकित्सा उद्योग में काम आता है आपका जिंक सल्फेट। अब आएगी हमारे पास 3rd नंबर की रिएक्शन हमारी, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक किसी कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। सरल परिभाषा में देख लेते हैं, अधिक क्रियाशील धातु हमेशा कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा।
तो ए क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, तो उसने बी को हटा दिया और सी के साथ जुड़ गया। ठीक है, ये था यहां पर ए, ये बी, बी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और खुद कहां गया, बी की जगह पर आ गया। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। अब जरा गौर से देखें आप, यहां पर जिंक है, यहां पर कॉपर सल्फेट है। हमें इस तरीके से क्या करना है, रिएक्शन करनी है जिसमें आप देख रहे हो कि कॉपर को उसने हटा दिया और जिंक जो है उसकी जगह पर आ बैठा, तो कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट बन गया। क्लियर है। इसी तरीके से आप देखें आयरन वाला है, आयरन और कॉपर सल्फेट में भी क्या हुआ, आयरन ने जगह ले ली कॉपर की, कॉपर को हटा दिया। सेम इसी तरीके से जिंक वाला है, जो HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड एसिड के अंदर देखो आप हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद आ गया। पता कैसे लगेगा कौन ज्यादा है और कौन कम है, तो उसको देख लेते हैं हमें ना। एक ही तत्व की स्थिति बदल रही है इसलिए ना, तो उसको कैसे पता लगाएंगे, ये है हमारी क्रियाशीलता श्रेणी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है। इसको याद कर लो आप, जैसे यहां पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आएगा आपका आयरन, फिर लेड, फिर आएगा आपका हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Ag, फिर Au और एक और बना देते हैं अपन इसमें Pt। ठीक है, अब इसको याद भी कर लें। मैंने कहीं देखी थी एक ट्रिक, बड़ी अच्छी सी है, यूट्यूब की है, जिनकी भी उन्हीं को क्रेडिट सर। कैटरीना ने कार मांगी, तो ये कैटरीना ने कार मांगी, कौन कौन सी मांगी, अल्टो, जेन और फरारी मांगी। तो कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हे क्यों मिली, मिली मतलब यहां पर आएगा मरकरी भी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, सिल्वर ऑडी प्लेटिनम कलर की। आई बात समझ में। तो कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली, मिली मतलब मरकरी से आ रहा है यहां पर है ना, मरकरी, सिल्वर ऑडी और वो भी प्लेटिनम कलर की। अब ध्यान से सुने आप, जो पहले है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो बाद में है वो कम रिएक्टिव है। इसको हम मेटल नॉन मेटल में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपका, जो पहले है, इसीलिए आप अगर गौर से देखें तो बड़ा नॉर्मल है, इसी में देख लें हम, यहां पर जिंक है और हाइड्रोजन है, और जिंक हाइड्रोजन को हटा सकता है, क्यों हटा सकता है, देखें क्या जिंक पहले है, हाइड्रोजन बाद में है, तो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कम है जिंक के कंपैरिजन में, इसलिए जिंक ने किसको हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, इसी के बाद आपकी बुक के अंदर एक अच्छी एक्टिविटी दे रखी है, एक प्रैक्टिकल दे रखा है कि जब भी लोहे की कील की अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं, यानी हम Fe की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, CuSO4 से। अब जरा हम ऊपर चल के देख लेते हैं ऑर्डर, कौन ज्यादा भारी है भाई, Fe ज्यादा भारी, हाँ, क्योंकि कॉपर तो बहुत बाद में आ रहा है, तो Fe जो है कॉपर को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा भाई। ध्यान रखिएगा कॉपर को हटाने से पहले कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो नीले कलर का होता है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर तो हट गया और Fe ने उसकी जगह ले ली, उसकी जगह लेकर क्या बना लिया, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। ध्यान रखिएगा कि आयरन का कलर जो होता है वो थोड़ा हरा हरा होता है, तो इस सभी क्रिया का पता लगेगा हमको कि कील के ऊपर जाकर कॉपर चिपक जाएगा और जो आपके विलियन का कलर था वो नीले से हल्का हरा हो जाएगा। लिखा हुआ है क्लियरली, कॉपर घोल के बाहर आकर कील की सतह पर जम जाता है, जिससे कील के ऊपर लाल भूरा तांबे की परत बन जाती है, और कॉपर सल्फेट का घोल जो नीले रंग का था वो धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, क्योंकि आयरन सल्फेट का रंग हल्का हरा होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी, जिसमें ज्यादा क्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील धातु को हटा दिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथे नंबर की रिएक्शन, जो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो यौगिकों के आयन एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं और एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो देखें इसके बारे में, जैसे कि यहां पर हमें दिख रहा है कि AB है, लेकिन B की जगह कौन आ गया, D, और यहां बन जाएगा AD, और C के पास कौन आ जाएगा, तो C के पास आ जाएगा B, तो यहां बन जाएगा CB। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल जो हमारी बुक में दे रखा है, Na2SO4 और BaCl2, BaSO4 और NaCl। गौर से देखें कि SO4 चला गया Ba के पास और Cl आ गया Na के पास। ध्यान रखें जो BaSO4 है ये सफेद कलर का अवक्षेप होता है जो नीचे जम जाता है। ठीक है, फिर आता है एक और जो हमारे सेकंड चैप्टर की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी तो बना नमक यानी NaCl और वाटर बन गया। ठीक है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखें, जब दो घुलनशील यौगिक आपस में मिलते तो अघुलनशील ठोस यानी प्रेसिपिटेट बनता, जो बन रहा है। अभी बना था हमारे पास BaSO4, फिर बना NaCl। ठीक है, अम्ल क्षार की अभिक्रिया में भी यही होता है। ठीक है, ज्यादातर गैस कौन कौन सी निकलती है? CO2 ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर तरल अवस्था में होती है ताकि आयन फ्रीली घूम सके। अवक्षेप गैस बनते हैं कभी कभी। अब आते हैं आगे, अब पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब भी किसी पदार्थ को ऑक्सीजन मिल जाए या वो इलेक्ट्रॉन को खो दे तो ऐसा होता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ये देखें आप, लोहे ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन खो दिए तो यानी वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो गया। अपचयन क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन छूट जाती है, उसमें ऑक्सीजन मिल रही थी, उसमें इलेक्ट्रॉन खो जाते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्राप्त करता है। जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर कॉपर का हुआ, कॉपर +2 स्टेज में था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया। जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। अब रेडॉक्स कैसे बना है भाई? आप क्लियर देखें कि जब हम अपचयन की बात कर रहे हैं तो अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन, और जब हम बात कर रहे हैं उपचयन की तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब इंग्लिश वालों को तो समझ में आ गया। अब मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, आप इसको पकड़े उप को। क्या उप हिंदी का वर्ड है? हाँ है। उप यानी ऊपर जाना, ऊपर जाना यानी हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अप यानी इंग्लिश का है, इंग्लिश यानी गंदा, नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश समझ में नहीं आई, तो इंग्लिश यानी ऑक्सीजन चली जाएगी। अप और उप। ठीक है, रेडॉक्स में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। कोई पदार्थ ऑक्सीकरण होकर इलेक्ट्रॉन खोता है तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन पा लेता है। जैसे यहां पर देख लें, यह भी क्रिया हम कर चुके हैं फिलहाल विस्थापन में। जिंक ने क्या किया है? यहां पर विस्थापन कर लिया और कॉपर को क्या कर दिया? एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। ध्यान रखें यहां पर कि जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहां पर आते आते चार्ज आ जाएगा जिसको बोलते हैं Zn+2। अब अगर चार्ज आ गया है तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा, और जिसने अपना चार्ज खो दिया है वो क्या कहलाएगा? वो आपका ऑक्सीकरण की जगह क्या होता है? अपचयन, अपचयन हो जाएगा उसका। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, उसने खो दी, उसका अपचयन हो गया। हाइड्रोजन के पास नहीं थी और उसको मिल गई, तो फिर वो क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। ठीक है, ये है आपकी वो रिएक्शन। H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रही है? मिल रही है। और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है भाई आपका? तो उसका अपचयन हो रहा है क्योंकि वो अपनी ऑक्सीजन को दे रहा है, खो रहा है। सेकंड लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं हम, जंग लगना। जंग लगने की प्रक्रिया में क्या होता है भाई? देखें भाई, पढ़ चुके हैं ऊपर, एक बार और डिटेल में पढ़ लेते हैं। वे प्रक्रिया जिसमें धातु वातावरण के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है और नमी है, तो कभी कभी अन्य रसायनों के संपर्क में आने पर धीरे धीरे क्षतिग्रस्त और अपघटित हो जाती है। जैसे लोहा पे जंग लगना, लोहा गिरने लग जाता है। लोहे के गिरने या लोहे के जंग लगने को क्या बोलते हैं? लोहे का ऑक्साइड बनना। यहाँ पर हमारे पास 4 आयरन के यानी लोहे के अणु हैं, 3 ऑक्सीजन है, 6 वाटर, ये गैस की फॉर्म में है, हवा में घुला हुआ है ना, जिसको आप नमी उमस बोलते हो। अब इसके बाद बनेगा आपका ये हाइड्रोक्साइड, है ना। उसके बाद आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी जिसको आप जंग बोलते हो, वो है Fe2O3.XH2। ये भी क्या है? क्रिस्टलन जल है, इसके अंदर भी रस्ट कहलाता है। जंग लगने के कारण क्या है? हवा में उपलब्ध ऑक्सीजन और नमी, इसकी वजह से जंग लगता है। एल्कलाइन मैंने अभी आपको बताया था कि क्षार को पानी में घोल दो आप, ये अम्लीय वातावरण, इन केमिकल से भी क्या लगता है? जंग लगता है। ठीक है, जंग से बचाव के उपाय क्या है? पेंटिंग कर दो आप, उसके अंदर पेंटिंग, कोटिंग कर दो, लोहे की नमी को ऑक्सीजन से बचा लो, ऊपर एक लेयर लगा दोगे तो वो ऊपर नीचे जा नहीं पाएगा लोहे के पास। गैल्वेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिंक, जो कपड़े सुखाने के तार होते हैं उसके ऊपर यशद लेपन किया जाता है। इस गैल्वेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? यशद लेपन। ये लोहे के तार के ऊपर या लोहे की चीजों पर कोटिंग की जाती है जिसकी वजह से उसके ऊपर जंग नहीं लगती। आप उस पर ऑयल लगा दो, ग्रीजिंग कर दो, जब ऑयल की लेयर ऊपर होगी तो ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाएगा लोहे तक, तो जंग नहीं लगेगा। कैथोडिक प्रोटेक्शन कर दो इलेक्ट्रॉनिक विधि से। ठीक है, तांबे पे जंग लगता है? हाँ लगता है भैया। तांबे पे जंग लगने के बाद वो हरे कलर का हो जाता है जिसको हम पैटिना भी कहते हैं। कॉपर कार्बोनेट होता है तांबा,
तो जब तांबे का हरा रंग हो जाता है, कैसे होता है, कॉपर के ऊपर आपका वाटर की वही नमी, वही CO2 और ऑक्सीजन जब करेगी तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट बनेगा आपका। ठीक है, हरे कलर का होगा, प्राकृतिक रूप से बनता है। चांदी के ऊपर जंग, काली कलर की पड़ जाती है चांदी हमारी गैसों के संपर्क में आने पर, इसे क्या कहते हो आप, टार्निशिंग कहते हो, चांदी का अपक्षय। ठीक है, तो रिएक्शन भी देख लेते हैं। 4 हमारे पास सिल्वर है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन है। जब ये भी क्रिया करते हैं तो हमारे पास सिल्वर सल्फाइड यानी आपका ये चांदी का सल्फाइड बनता है, जो कि काली पड़ जाती है सतह इसकी। ठीक है, कर लेंगे याद। एक फाइनल टॉपिक हमारा विकृत गंधिता, यानी जिसकी गंध खराब हो जाए। ठीक है, विकृत यानी बिगड़ा हुआ, खराब या खराब हो जाना, गंधिता यानी महक, उसकी सुगंध। इसका मतलब है कोई सुगंधित वस्तु है जैसे जिसमें तेल घी वगैरह डाल रखा है आपने, वो खराब हो गई, उसकी खुशबू के गुण खत्म हो गए। इसको आप सादा भाषा में बोलते हो तेल चढ़ गया सर उस पे, चिप्स पे या फिर नमकीन पे। ठीक है, तेलीय पदार्थों पे तेल चढ़ जाना। ठीक है, उस स्थिति को कहते हैं कि सुगंधित पदार्थ की खुशबू खराब या बदबूदार हो जाए। अगर कोई तेल या घी पुराना हो जाए तो उसकी खुशबू बदल जाए या खराब हो जाए तो उसे विकृत गंधिता कहा जाता है। आयुर्वेद में भी शब्द का इस्तेमाल होता है, किसी औषधि की गुणवत्ता खराब होने पर उसे विकृत कहा जाता है, विकृत गंधिता है ना। वजह क्या है, वही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ये क्रिया करेंगे तो तेल और घी के अणु टूटेंगे, जिससे खराब गंध आएगी। नमी, मॉइस्चर, कीटाणु पनप जाएंगे उसके अंदर, इसलिए तो तेल डाल के रखते हैं खूब सारा अचार के ऊपर। अंधेरे और गर्मी का प्रभाव भी होता है, रोशनी के गुण नहीं मिल रहे उसको, गर्मी हो रही है तो भी क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। गलत भंडारण, आपने ढक के नहीं रखा है, नमी वगैरह पहुंच गई तो खराब हो जाएगा। कीटाणु और फफूंदी की वजह से भी खराब हो जाती है गंध। बचाए कैसे, सही तरीके से भंडारण करो, ठंडी जगह, सूखी जगह। ठीक है, अच्छे से ढक्कन बंद कर दो उसका। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल रखो, ज्यादा तापमान नहीं हो। ठीक है, नॉर्मल जगह पे रखो। प्राकृतिक संरक्षण जैसे कुछ तेलों में नीम, कपूर, लौंग, इन लोगों में क्या होता है, इन चीजों में मिलाकर रखने पर चीजें खराब नहीं होती। ऑक्सीजन से बचाएं। कंटेनर में तेल भरते समय हवा ना छोड़ें। आपने देखा होगा एयरटाइट कंटेनर आते हैं। इसके अलावा एक और आते हैं आपके चिप्स के पैकेट, उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, N2, फूले हुए रहते हैं ना वो, तो N2 गैस भरी हुई रहती है। साफ सफाई का ध्यान रखें ताकि उसमें फफूंदी और बैक्टीरिया नहीं पनपे। ठीक है, और जल्दी उपयोग करें, लंबे समय तक नहीं रखें, क्योंकि हर किसी भी प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ होती है, आप उतना ही रख सकते हैं, और एक्सपायरी डेट का ध्यान रखें। यहाँ पर आपका टॉपिक मेरे हिसाब से पूरा फ्री हो गया। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।